तो नाद के मुख्य 3 गुण हैं। पहला है नाद की ऊंचाई एवं नीचाई। इस ऊंचाई और नीचाई को ही तारता भी कहते हैं, पिच भी कहते हैं। ये एक ही बात है। इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि ध्वनि कितनी ऊंची है और कितनी नीची है, और इसे हम स्वरों की आंदोलन संख्या के आधार पर ही जान सकते हैं। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी, नाद उतना ही ऊंचा होगा। जैसे सा की आंदोलन संख्या है 240 और तार सा की आंदोलन संख्या है 480। तो 480 वाला जो सा है वो ऊंचा सा होगा। और जैसे सा से ऊंचा रे, फिर रे से ऊंचा ग से ऊंचा म, इसी तरीके से ये नाद की ऊंचाई होती जाएगी। तो किसी नाद का ऊंचा या नीचा होना नाद की आंदोलन संख्या पर ही निर्भर होता है, और इंग्लिश में से पिच कहते हैं। यही तारता भी है। अगर कहा जाए कि तारता क्या है, तारता यानी कि नाद की ऊंचाई और नीचाई। इसके बाद दूसरा गुण है नाद का छोटा बड़ापन, यानी कि तीव्रता और इंटेंसिटी भी कहा जाता है। जो आवाज़ धीरे सुनाई दे उसे छोटा नाद कहते हैं, और जो आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे उसे बड़ा नाद कहते हैं। और ये प्रहार पे निर्भर होता है। जैसे किसी वाद्य पे हम प्रहार करेंगे तो हमने धीमे से किया तो वो छोटा नाद, जब हम जोर से प्रहार करेंगे तो वो बड़ा नाद होगा। कानों को सुनाई देने वाली कम से कम तीव्रता को श्रुति देहली और अधिक से अधिक तीव्रता को पीड़ देहली कहते हैं। ऐसा प्रोफेसर ललित किशोर जी ने अपनी पुस्तक ध्वनि और संगीत में बताया है। श्रुति देहली और पीड़ देहली। इसके बाद अगली विशेषता है नाद की जाति एवं गुण, टिम्बर। तो एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ का अलग होना, यही नाद की जाति कहलाती है। जैसे इस संसार में जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, सभी पक्षियों की अपनी अपनी आवाज़ है, किंतु सभी की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। और जिसका मूल कारण जो है वो आवाज़ के साथ होने वाले छोटे छोटे जो सहायक नाद हैं, हेल्पिंग नोट होते हैं, वह है, जो कि उसकी मुख्य आवाज़ को अलग करते हैं। इसे ही नाद की जाति या गुण और इंग्लिश में टिम्बर कहते हैं। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है, वहाँ पे वाद्य तो बहुत सारे रखे हुए हैं, और किसी वाद्य की आवाज़ आ रही है और हमने दूसरे कमरे में से ये पहचान लिया कि ये सितार बज रहा है या ये संतूर बज रहा है, यही उस वाद्य की जाति या गुण है, या उस नाद की जाति या गुण होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक वाद्य की ध्वनि नाद की जाति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये थे नाद के जाति
या नाद के गुण और उसकी विशेषताएं। इसके बाद एक विषय है सहायक नाद, हार्मोनिक्स। तो मुख्य स्वरों के साथ अपने आप जो उत्पन्न होने वाले नाद हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म नाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही स्वयंभू नाद भी कहते हैं, सहायक नाद भी कहते हैं और सूक्ष्म सहायक भी कहते हैं। उपस्वर का ही दूसरा नाम स्वयंभू स्वर है और इसे ही शास्त्रकारों ने अनुरणात्मक नाद भी कहा है। इस बात को तुलसी राम देवांगन जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत शास्त्र में दिया है कि इसी नाद को अनुरणात्मक नाद कहा जाता है। इन्हें ओवरटोन भी कहते हैं और यह नाद का एक प्राकृतिक गुण है। इसके बाद आता है कि अनुनाद क्या है। अनुनाद रिसोनेंस, इसे ही वॉल्फ नोट भी कहते हैं। वॉल्फ मतलब भेड़िया, है ना। वॉल्फ नोट भी कहा जाता है किसे, अनुनाद को। इसे हम गूंज भी कहते हैं। जब कोई वाद्य किसी दूसरे वाद्य के प्रभाव से स्वयं कंपित होने लगता है, मतलब वाद्य तो बज रहा है इधर और दूसरा वाद्य कंपित होने लगता है, तो इस कंपन से जो नाद उत्पन्न होता है उसे अनुनाद कहते हैं। जैसे दो तानपुरे एक ही स्वर में मिला के पास पास रख दिए जाए और एक को बजाएं तो देखेंगे दूसरा बिना बजाए ही उसमें झंझनाहट उत्पन्न होने लगेगी। इसी को अनुनाद कहते हैं और इसको ही वॉल्फ नोट भी कहते हैं। वॉल्फ नोट कहते हैं, ऐसा अशोक कुमार यमन ने अपनी संगीत रत्नावली पुस्तक में इसे मेंशन किया है कि इसे वॉल्फ नोट कहते हैं। तो इस तरह से नाद क्या है, नाद के कितने प्रकार हैं, आहत नाद क्या है, अनाहत नाद क्या है, आज के विषय में हम लोगों ने इस पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम श्रुति के विषय में जानेंगे। नमस्कार।